आज मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने का काम किया। आज हमारी तीसरी बार जो सरकार आई है जी जी वो उसी की वजह से आई है, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी अगर लायक है जी तो इस सरकार में नौकरी मिली है। भूपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, सबने घेराबंदी तो खूब की। जो देखो घेराबंदी की, लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये तो चलो ठीक है, उनकी सरकार नहीं आई, अगर गलती से उनकी सरकार आ जाती तो वो भी पोर्टल पे ही चलते। पोर्टल के बगैर उनका काम नहीं चलता, वो कहने की बात और थी। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, सही में अनुसूचित जाति को भाजपा सरकार ने कुछ दिया? देखो इस क्षेत्र में पिछले 10 साल में माननीय नायब सैनी जी बहुत तेजी से जो पीछे की जो योजनाएं उनको सिरे चढ़ाने में लगे रहते हैं, और इस क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बड़े बड़े तोहफे दिए हैं। चाहे आप एम्स का लगाओ, माननीय मनोहर लाल जी ने ये पहला एग्जाम्पल है। हाँ, पहला एग्जाम्पल है जिसको अवार्ड होने के बाद डिनोटिफाई किया गया। जब आपने प्राइवेट अस्पताल अपना बनाया बावल में, क्या उस समय भीतर राजनीति का कीड़ा गुलगुला रहा था कि भाई राजनीति में जाना, या उस समय कोई ऐसा इरादा नहीं था? क्योंकि राव नरवीर सिंह आप सुनते हैं ना, कई बार भाषण सुने, पार्टी को ही सुना दी उन्होंने कि भाई मेरी टिकट क्यों काटी, आज तक पता नहीं लग पाया। डॉक्टर बनवारी लाल को पता लग पाया क्यों कटी? दोस्तों, पॉडकास्ट की कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर बनवारी लाल। पूर्व मंत्री, बावल से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए, पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दी थी। पार्टी इनसे संगठन का काम लेना चाहती थी या कुछ और कराना चाहती थी, ये पार्टी जाने। आज हमने इनको आमंत्रित किया है पॉडकास्ट के इस मंच पर, ये जानने के लिए और ये आप लोगों तक बात पहुंचाने के लिए इन दिनों इनकी राजनीतिक गतिविधियां क्या है, अतीत में इनकी राजनीति कैसी रही और भविष्य में इनकी क्या कार्य योजना रहने वाली है। डॉक्टर बनवारी लाल का परिचय विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन इससे पहले का जो परिचय है वो कम लोग जानते हैं। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उन तक भी हम इनका परिचय पहुंचाएंगे। डॉक्टर बनवारी लाल को अगर मैं थोड़ी सी व्याख्या करूं तो पहले इन्हें राव का सिपाही समझा जाता था, आज इन्हें भाजपा का सिपाही समझा जाता है। ये थोड़ा सा बदलाव आया है, पहले राव के हनुमान थे, आजकल भाजपा के हनुमान है। राव इंद्रजीत भी भाजपा में, इसलिए कोई ज़्यादा इनके सामने असहज स्थिति नहीं है, तालमेल बिठा करके ये अपना काम चला लेते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर बनवारी लाल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। तो आज तो शुरुआत ये करेंगे, आप मंत्री रहे, आप विधायक रहे, सबको पता है, आपका थोड़ा सा अतीत जानना चाहेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल ने शुरुआत कैसे की, पढ़ाई कहाँ हुई, आपका गांव जहाँ नारनौल क्षेत्र में, वहाँ से कैसे आपका बावल आना हुआ, फिर धीरे धीरे राजनीति पे बात करेंगे। देखो हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही हुई, और उसके बाद नारनौल गांव कादीपुरी के अंदर हुआ। कादीपुरी? हाँ, नारनौल के पास कादीपुरी कादीपुरी गांव है, वहाँ पे हमारी प्राइमरी एजुकेशन हुई। उसके बाद पटिकरा MR हाई स्कूल पटिकरा जो हमारे नज़दीक गांव है, वहाँ हमने मिडिल पास की। उसके बाद भूपेंद्रा स्कूल जो कि नारनौल के अंदर ही है, उसमें हमने सेकेंड हायर सेकेंडरी किया। उसके बाद नारनौल कॉलेज में जी +2 की। उसके बाद मेडिकल कॉलेज रोहतक में MBBS की डिग्री हासिल की। उसके बाद हरियाणा सरकार में मेडिकल अफसर और सीनियर मेडिकल अफसर के पद पर रहे, और 21 साल हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी की। और उसके बाद VRS लिया 2004 में। तो अपना फिर प्राइवेट अस्पताल बावल में 2004 में VRS लेके बावल के अंदर अपना प्राइवेट अस्पताल चलाया, 10 साल लोगों की वहाँ सेवा की। और उसके बाद राजनीति में आए। नहीं, राजनीति पे बाद में है, मेरा एक सवाल बीच में है। जब आपने प्राइवेट अस्पताल अपना बनाया बावल में, क्या उस समय भीतर राजनीति का कीड़ा गुलगुला रहा था कि भाई राजनीति में जाना, या उस समय कोई ऐसा इरादा नहीं था? नहीं था, राजनीति का कोई नहीं था, लेकिन ये था कि सरकारी नौकरी में आपको पता है डॉक्टर्स की बड़ी और दूसरी व्यवस्थाएं बहुत हो जाती हैं, डॉक्टरी कम और कागजी कार्रवाई ज़्यादा हो जाती है। जी। तो हमने सोचा कि भाई अपना डॉक्टरी ही करें और प्राइवेट करके लोगों की सेवा करें, और 10 साल हमने लोगों की सेवा। MBBS डॉक्टर भी कम थे बावल में उस समय, जो मेरे ख्याल से 1-2 ही डॉक्टर थे। कोई नहीं था उस टाइम। अच्छा, सबसे पहला आपका ही था? मैंने किया। तो उसके बाद 10 साल प्राइवेट प्रैक्टिस की, बीच के अंदर राजनीति में भी हम आ गए थे।
और कांग्रेस ज्वाइन किया था, और कांग्रेस में राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ ही हमने कांग्रेस ज्वाइन की, और जिला अध्यक्ष भी रहा मैं 3 साल कांग्रेस का। और उसके बाद 2014 के अंदर हमने 13 के अंदर कांग्रेस छोड़ दी थी, और 14 के अंदर बीजेपी ज्वाइन किया था, और अक्टूबर 2014 में मेरे ख्याल से आधार तो 2013 में ही बन गया था, जो राव इंद्रजीत ने राव तुलाराम स्टेडियम में रैली की छोड़ दिया था। 2013 के अंदर ही राव तुलाराम जयंती के ऊपर ही हमने जी। और उसके बाद 2014 के अंदर मेरे ख्याल से वो पुण्यतिथि थी 23 सितंबर 2013। 23 सितंबर पे ही, हाँ सॉरी, 23 सितंबर पे छोड़ा था हमने जी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया 2014 के अंदर, फरवरी में शायद। और उसके बाद अक्टूबर 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बावल से टिकट दिया, और उसके बाद जनता ने भारी बहुमत से लगभग 37,500 से मेरे को विधायक बनाया। जी। और उसके बाद फिर सरकार में मंत्री भी बने, और मंत्री बन के मंत्री बनने पर बाद में आएंगे, बड़ा नाटकीय घटनाक्रम रहा था। उससे पहले एक सवाल जो है, क्योंकि अधूरा रह जाएगा, बावल को क्यों चुना डॉक्टर बनवारी लाल ने? देखो, मैं तो सर्विस करता था बावल, तो कोई ऐसे इस तरह का तो नहीं था कि चुन के आए। 10 साल सरकारी नौकरी भी की है मैंने बावल में। अच्छा, बावल में इसलिए जान पहचान? हाँ, जान पहचान थी। मैं 95 में मैं बावल आया था। जी। तो 95 से लेकर 2004 तक 10 साल में सरकारी हॉस्पिटल में भी रहा, तो लोगों का अच्छा हो गया था, तो जान पहचान हो गई थी, तो इसलिए। तो हम पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पिताजी, माँ, सामान्य परिवार रहा या उनका जो है क्या था, फादर साहब और माता जी? देखो, सामान्य परिवार से ही हैं, लेकिन मेरे परदादा भी रेलवे में थे, मेरे दादा भी रेलवे में थे, मेरे पिताजी भी रेलवे में थे, और मेरे चाचा भी रेलवे में थे। मतलब नौकरी में? हाँ, नौकरी में शुरू से ही नौकरी में थे। फिर हम 3 भाई, तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ। जी। तो मैं डॉक्टर बन गया। मेरा जो मेरे से छोटा वाला है वो अभी राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर है। जी। और मेरा सबसे छोटा भाई था, वो हरियाणा पुलिस में ASI था। जी। और वो मतलब 2017 में शायद उनका 17 में देहांत हो गया था। जी। और उसके बाद मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि ठीक ठाक रही, और आप बावल में जो है अपनी प्रैक्टिस करने शुरू? 2 बच्चे हैं हमारे। जी। एक बेटी है बड़ी, वो MBA है, दामाद IIT है। जी। और बेटा सुपर स्पेशलिस्ट MCH यूरोलॉजी है। जी। बेटिया, हाँ, पुत्र वधू है, वो हमारी MS गायनी है। जी। तो मतलब डॉक्टरी का जो व्यवसाय है वो परिवार ने अपना लिया, इसलिए चल रहा है। तो आप भी कभी कभी बावल घर जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं? देखो, कोई पेशेंट वैसे आ जाता, दवाई लिखवाने लिख देते हैं, पुराने जान पहचान, ऐसा रूटीन में नहीं है, लेकिन कोई भी कोई मान लो आ जाता, दवाई लिखवाता है, मेरे को तकलीफ है, तो आप तो मंत्री रहते हुए अस्पताल में बैठ जाते थे कई बार, जो है ना आपका। तो वो तो क्या है कि डॉक्टरी बोली थोड़ी जाती है। हाँ, तो प्रोफेशन। अच्छा, हम बात करें जैसे 2013 में जब फैसला आया था कांग्रेस छोड़ने का और भारतीय जनता पार्टी में जाने का, उस समय कोई दुविधाजनक स्थिति रही कि जो राव फैसला लेंगे उस पर मोहर लगानी है, ये था निर्णय, या एक विचारधारा को लेकर? उस टाइम क्या था कि कांग्रेस के शासन में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। जी। और उस शासन के अंदर जो हमारा दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र था, जी, वो विकास में भी उसकी अवहेलना, मतलब उसको नकारा गया, उपेक्षित था, और नौकरियों में भी उपेक्षित था। तो इस चीज़ को देखते हुए राव साहब ने भी ये सोचा कि हमारे इस क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है, विकास भी नहीं हो रहा, बच्चों को नौकरियां भी नहीं मिल रही। तो उसको देखते हुए हमने ज़्यादातर लोगों ने यही सोच करके और कांग्रेस छोड़ी। फिर भाजपा में जाने का फैसला लिया। भाजपा में आए, फिर भाजपा। मेरा सवाल बहुत साफ सुथरा है। भाजपा में जाने का फैसला, जैसे राजनीतिक गुरु के रूप में आप पहले बताते रहे कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ चलना, ये फैसला था कि एक विचारधारा को लेकर के ये था कि मुझे भाजपा में रहना है? नहीं, देखो ऐसा है, उस टाइम राव इंद्रजीत सिंह, देखो आज भी हैं, लेकिन उस टाइम उन्होंने फैसला लिया कि इस क्षेत्र के लिए बड़े नेता हैं। जी। और उन्होंने फैसला लिया कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र को ना तो विकास हो रहा है, इसमें ना बच्चों को नौकरियां मिल रही, तो हमें कांग्रेस छोड़कर कोई दूसरी पार्टी में जाना चाहिए।
जी, तो उसके जी। साथ साथ काफी लोग गए, हम भी उनके साथ साथ फिर बीजेपी जी में आए। जी जी। डॉक्टर साहब, पहली पारी में बहुत अच्छे अंतर की जीत और दूसरी पारी में भी बहुत अच्छे अंतर की जीत, तीसरी पारी में जो पार्टी से आपको टिकट नहीं मिली या पार्टी ने आपको चुनाव नहीं लड़वाया, उसे लेकर के कहीं कुछ रहता है मन में मलाल कि भाई क्या हुआ, क्यों मेरी टिकट काटी थी? राव नरवीर सिंह आप सुनते हैं ना, कई बार भाषण सुने, पार्टी को ही सुना दी उन्होंने कि भाई मेरी टिकट क्यों काटी, आज तक पता नहीं लग पाया। डॉक्टर बनवारी लाल को पता लग पाया क्यों कटी? देखो, अब ये जो बात चलेगी उसके बाद छेड़ना नहीं, ठीक मैं नहीं उसको है, नहीं, बाकी आपका तो पूरा हम जो बता हाँ, रहे हैं। लेकिन क्या है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कोई पेच फंस जाते हैं, पार्टी को भी कोई मजबूरी होगी जो टिकट नहीं मिली मेरे को। तो उसके बाद में जो है आप जैसे चुनाव हुए, जो 2024 के जो हम चुनाव की बात करें तो इसमें एक तस्वीर ये उभर करके आई थी, डॉक्टर बनवारी लाल जो है वो बावल में कम समय दे रहे हैं, ऐसा जो निकल करके आया था। आपको क्या लगा, जो है आपको लगता है कि बावल में कम समय दे पाए या निरर्थक इस तरह की बातें चलती रहती? देखो, ये तो लोग मतलब कुछ एक लोग हैं जो बेकार की बातें करते हैं, लेकिन मेरा जितना समय बाउल के अंदर मेरे ख्याल से किसी मंत्री ने दिया नहीं होगा। आपने मैं समय दिया? मैं सिर्फ 2 दिन चंडीगढ़ जाता था, उसके बाद जहाँ भी मेरे प्रोग्राम होते थे हरियाणा के अंदर, तो मैं सुबह जाता था, शाम को वापस आता था, और सभी लोगों की घर बैठे ही उनकी समस्या का समाधान करते थे। मेरे 10 साल के शासन काल में कोई भी हमारा कार्यकर्ता चंडीगढ़ काम के लिए नहीं रहा, बाकी अपने काम अच्छा, वैसे जाए, बाकी जो है ना, मतलब आपने जन सुनवाई को पूरा नियमित रखा? बिल्कुल, हमने यही लोगों की समस्या का समाधान किया है। किसी भी मतलब हमारे कार्यकर्ता को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते नहीं बल्कि ऐसा हमने ही सुना है कि मनोहर लाल ने, जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर और आज के ताकतवर कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी मंत्रिमंडल में, उन्होंने सबसे पहली टिकट आपकी घोषित की थी। जो पहली उन्होंने कह ही दिया था एक तरह से मंच पर, आमतौर पर इस तरह का भाजपा में नहीं होता है, लेकिन उनका लगाव इस तरह का था या क्या था, उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से पूछ लिया था कि उम्मीदवार घोषित कर दें, और उन्होंने एक तरह से कह दिया था कि तो कर दिया। उसके बावजूद भी क्या हुआ? ऐसा मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने जनता से राय ली, उन्होंने अपनी मर्जी से तो नहीं किया, उन्होंने जनता से पूछा कि क्या डॉक्टर बनवारी लाल आपके पास बीच में रहते हैं? उन्होंने कहा रहते हैं, काम अच्छा करते हैं, ये करते हैं, तो अगली बार मतलब आप चाहते हो कि यही काम करें? जनता ने कहा ठीक है जी, हम चाहते हैं, तो उन्होंने उस बेस पे कह दिया। मतलब एक तो है भाजपा ने काम करने वाले आदमी की टिकट काटी, जो अब वो टिकट बंटवारे के समय क्या परिस्थितियां बनी, क्या पेच फंसा, ये। चलिए अब सरकार के काम पर आते हैं, सरकार के कामकाज की बात करते हैं। आपने मनोहर लाल के मंत्रिमंडल में तो आप शामिल ही थे, उनका कार्यकाल बहुत नज़दीक से देखा है, और फिर अब नायब सैनी सरकार का भी कई महीने ज़्यादा का समय बीत चुका है। हम दोनों सरकारों में जो भाजपा सरकार रही, उनके कामकाज की तुलना करें तो हरियाणा को किस दिशा में बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखो, जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने आते ही एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, और उन्होंने जो कहा कि सबका साथ सबका विकास, और हरियाणा एक हरियाणवी एक तरह की, इस तरह की जो सोच उनकी थी, और उसी सोच पर उन्होंने चलते हुए आज मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने का काम किया, अन्यथा किसी और मुख्यमंत्री ने हिम्मत भी नहीं की कि इस तरह की प्रथा शुरू की जा सकती। लगता है इस बार चुनाव में उस नारे का काफी असर रहा। जो आज हमारी तीसरी बार जो सरकार आई है, जी जी, वो उसी की वजह से आई है, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी अगर लायक है तो इस सरकार में नौकरी मिली है, और इसी से प्रभावित होकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। दूसरा, माननीय मनोहर लाल जी के समय में उन्होंने जो ये जितनी भी सर्विसेज ऑनलाइन की, उससे एक तो लोगों को घर बैठे उनका लाभ मिला, दूसरा भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा। जितनी भी जो हमारी सेवाएं हैं या जो भी लाभ हैं, वो सारे ऑनलाइन मतलब खाते में डायरेक्ट उनके खाते में जाते हैं, तो बीच का जो बिचौलिए जो कमीशन खाते थे या कटौती करते थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और जितना पैसा सरकार रिलीज करती थी वही उतना ही पैसा बेनिफिशरीज के खाते में चला जाता था। ये एक बहुत बड़ा एक बदलाव उन्होंने किया, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको घर बैठे
उन्होंने कहा कि भाई किसी को अपने अधिकारों के लिए अधिकारी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, तो उन्होंने ये ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स भी, चाहे आपको बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल लेकिन डॉक्टर सर्टिफिकेट हो। साहब बीच में मैं ये पोर्टल की सरकार कहते हुए भूपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, सबने घेराबंदी तो खूब की जो है। देखो, घेराबंदी की, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, ये तो चलो ठीक है, उनकी सरकार नहीं आई, अगर गलती से उनकी सरकार आ जाती तो वो भी पोर्टल पे ही चलते, पोर्टल के बगैर उनका काम नहीं चलता, वो कहने की बात और थी। लेकिन अगर गलती से उनकी सरकार आती तो उनको भी पोर्टल के सहारे ही सरकार चलानी मतलब एक अच्छा प्रयोग अच्छा मनोहर प्रयोग लाल था। का। ठीक है, जी। कुछ एक कमियां, जब कोई नया सिस्टम शुरू होता है तो उसमें छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को सरकार अब भी दूर कर रही है, और लगातार जो भी कमी आ रही है उसको ठीक करने का काम सरकार कर रही है, ताकि लोगों को घर बैठे उनकी सुविधा मिल सके। हम पिछले 10-12 वर्षों से देखते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के लीडर के रूप में आपकी सेवाएं कई बार हमने देखा है, बड़ी मजबूत सीटों पर आपको भेजा है। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़ रहे थे नई दिल्ली सीट से, प्रवेश वर्मा, वहाँ भी आपकी ड्यूटी थी, और भी महत्वपूर्ण स्थानों पर आपकी ड्यूटी लगाई है। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति वर्ग की कितनी सुनवाई हुई है, और खुद कहाँ तक आप संतुष्ट पाते हैं कि कांग्रेस को ही माना जाता था? थोड़े दिन पहले तक तो हम ये सुनते थे कि अनुसूचित जाति का मतलब है कांग्रेस का थोक वोट बैंक। क्या भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग को संतुष्ट कर पाई कुछ हद तक? लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा ये वर्ग संतुष्ट नहीं था, इस वर्ग में एक नाराजगी थी, संविधान को लेकर के सवाल खड़ा हो गया था, और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। 240 सीटों पर मोदी सरकार सिमट भी गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते स्थिति बदली। 50-50 का जो हरियाणा में मैच था लोकसभा का, वो विधानसभा में बहुमत में बदल गया। इसमें आप क्या पाते हैं? अनुसूचित जाति वर्ग की भूमिका के बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखो, जो लोकसभा का चुनाव था उस समय कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट कर दिया था, और उस नैरेटिव में कामयाब भी हुए, और हम उस नैरेटिव को जनता के बीच में ले जाने में हमारे से थोड़ी देरी हुई, और उसमें हमारे जो भोले भाले लोग थे वो कांग्रेस के उस चाल में फंस गए, और उसका नुकसान हमें हुआ। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, सही में अनुसूचित जाति को भाजपा सरकार ने कुछ दिया? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने अभी जो बताया ना, ये जितनी भी आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जैसे आयुष्मान भारत की योजना है। जी। अब आयुष्मान भारत की योजना कभी कांग्रेस ने तो नहीं सोची। जी। और आयुष्मान भारत की योजना एक इतनी अच्छी योजना है कि एक गरीब परिवार है और उसको 5 लाख रुपए का इलाज, चाहे वो किसी बड़ी से बड़ी अस्पताल में करवा सकता है। पहले क्या होता था, पहले अगर कोई गरीब आदमी के कोई इमरजेंसी आ गई, कोई अटैक हो गया, कोई अपेंडिक्स हो गया, कोई भी इमरजेंसी होगी, तो बेचारा गरीब आदमी तो पैसे मांगते मांगते सुबह तक तो भगवान को प्यारा हो जाता था। अब वो लेकिन सुविधा है। आज गरीब आदमी को सोचने की जरूरत नहीं, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है वो किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक राहत है गरीब आदमी के लिए। जी। उसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की। पहले बेचारी हमारी गरीब माताएं बहनें चूल्हे पे रोटी बनाती थी, धुआं से आँख खराब होती थी, सांस की बीमारी होती थी, चमड़ी की बीमारी होती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब महिलाओं को गैस कनेक्शन दे करके उनको इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी योजना है प्रधानमंत्री जी की। आप दूर क्यों जाते, हमारे खुद के जो अपना इलाका है दक्षिणी हरियाणा, इसके अंदर पीने के पानी की कितनी किल्लत थी। 2014 से पहले बहुत किल्लत थी। लेकिन 2014 के बाद माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हमने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया, क्योंकि मेरे पास ये विभाग आ गया था, और इस विभाग में हमने काफ़ी काम किया, और आज आपको कहीं भी पीने के पानी की दिक्कत नहीं है। जो जल जीवन मिशन, जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक योजना है जल जीवन मिशन, उसके तहत हर घर नल से जल की जो स्कीम है, उसके तहत हमने हर घर नल से जल देने का काम किया पूरे हरियाणा के अंदर, और खासकर दक्षिणी हरियाणा में हमने एडिशनल टैंक भी बनवाए, ताकि मतलब कहने का मतलब है कि उन वर्गों को भी लाभ मिला इन योजनाओं ये गरीब आदमी को मैं लाभ इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम गंदा पानी पीते थे तो पहले पूरे अस्पताल उल्टी दस्त भरे रहते थे। भरे रहते थे, खूब डेथ भी होती थी। तो उससे क्या होता था कि गरीब आदमी, अगर मान लो कमाने वाला एक है और वो किसी गंदे पानी से पीकर बीमार हो गया,
तो उसकी जो अर्निंग थी वो बीमारी में चली गई, और उसकी दिहाड़ी थी वो ठप होगी, तो और गरीब हो गया। तो इससे क्या है कि हाँ, परिवार तो गरीब हुआ, लेकिन हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उस पर भी इसका असर पड़ता था, क्योंकि बीमार आदमी क्या कमाएगा, आप जी मानते। जी तो हम अब जो जल जीवन मिशन के तहत जो सबको शुद्ध जल मिल रहा है, उससे हमारी ये जो बीमारियां हैं इनसे हमें छुटकारा मिला है। तो इसका लाभ जी गरीब आदमी को इनडायरेक्टली बहुत जी हुआ है। जी। डॉक्टर साहब, अभी हम बात करते हैं आपकी जो लोकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हरियाणा की लोकल भी समझ लीजिए, पहले प्रदेश स्तर पर बात करेंगे। नायब सैनी सरकार की कोई एक दो बड़ी उपलब्धि हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। जो देखो, इस क्षेत्र में पिछले 10 साल में भी माननीय नायब सैनी जी बहुत तेजी से जो पीछे की जो योजनाएं उनको सिरे चढ़ाने में लगे रहते हैं, और इस क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बड़े बड़े तोहफे दिए हैं। चाहे आप एम्स का लगाओ, चाहे मेडिकल कॉलेज नारनौल का लगाओ, जी जी आपके और दूसरी संस्थाएं जैसे हमारे यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर का महिला कॉलेज, 2 महिला कॉलेज दिए हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेज दिया है। तो इस क्षेत्र के अंदर काफी विकास, जितने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें कितनी अच्छी है हमारे यहाँ, जी जी, और पानी की हमारे कोई समस्या नहीं है, बिजली की कोई समस्या नहीं है। तो इस क्षेत्र के अंदर बहुत काम 10 साल के अंदर हुआ है, और जो भी डिमांड आती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि भाई पूरे हरियाणा के अंदर समग्र विकास हो। और दक्षिणी हरियाणा में पिछले 10 साल में जितना मेरे ख्याल से विकास हुआ है, पहले की सरकारों में नहीं हुआ। एक आपको नहीं लगता कि जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब नांगल चौधरी चला गया, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने के लिए दोनों चीज़ों के लिए यहाँ ज़मीन अधिकृत की गई थी और वो ज़मीन नहीं मिली, वो डी नोटिफाई कर दी सरकार ने। क्या आपको लगता है कि बावल का डेवलपमेंट अब बहुत पीछे चला गया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के कारण, या कुछ आगे की उम्मीद आपको दिख रही है बावल में कुछ और आएगा? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अगर लॉजिस्टिक हब बावल के अंदर होता तो डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होता, लेकिन किसान भाइयों ने कहा कि भाई हम इस रेट पर ज़मीन नहीं देंगे। तब की सरकार ने अवार्ड भी कर दिया था, लेकिन हमारे जो किसान भाइयों ने एजिटेशन किया कि भाई हम इस रेट पर ज़मीन बिल्कुल नहीं देंगे। तो हमने माननीय मनोहर लाल जी से ये अनुरोध किया कि भाई अगर किसान नहीं लेना चाहते तो इनको आप नहीं ले, जबरदस्ती जबरन जमीन नहीं ली। तो माननीय मनोहर लाल जी ने ये पहला एग्जाम्पल है, हाँ, जो पहला एग्जाम्पल है जिसको अवार्ड होने के बाद डी नोटिफाई किया गया हो किसानों के हक के लिए, किसानों की भलाई के लिए। और ये बहुत ऐतिहासिक फैसला माननीय मनोहर लाल जी ने किया। अगर लॉजिस्टिक हब यहाँ बनता, किसान अगर एतराज़ नहीं करते, यहाँ बनता तो यहाँ डेवलपमेंट, ज़बरदस्त डेवलपमेंट यहाँ होने वाली थी, और यहाँ के लोगों को काफ़ी रोजगार भी मिलता और डेवलपमेंट भी होता। दोस्तों, डॉक्टर बनवारी लाल की बातें आपने विस्तार से सुनी, किस तरह जमीन से उठ करके आसमां की ऊंचाई की ओर इन्होंने कदम बढ़ाए हैं। थोड़ा सा बीच में ब्रेक लगा है। अभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पता नहीं कब, जैसे राव नरवीर सिंह की किस्मत दोबारा खुली, विपुल गोयल की दोबारा खुली, क्या पता किस्मत कब जो हमारे डॉक्टर बनवारी लाल फिर एक नए रूप में हमारे सामने हो। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में संगठन स्तर पर जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उनको पूरा कर रहे हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बनवारी लाल।